17 अक्टूबर, हिंदू, पेज 13, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये ऑटोनोमस बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आती है। दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है। 1942 में ये बनी थी। जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट CSIR के प्रेसिडेंट बन जाएंगे एंड जो भी मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक होंगे वो CSIR के वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। 1958 में CSIR ने शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ शुरू किया था। शांति स्वरूप भटनागर CSIR के पहले डायरेक्टर थे। हिंदू, पेज 12, भारत में पहली बार अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो सकेगी। ऐसा कोर्स मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा है कि बहुत जल्द इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में हो सकेगी। क्या हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है? हाँ, बिल्कुल। इंग्लिश और हिंदी दोनों इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? कोई भी नहीं। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। वन नेशन वन लैंग्वेज, ये हमने क्लास 55 में पेज 5 पे डिस्कस किया था। हिंदू, पेज 8, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम निकालता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो 1945 में बनी थी। गौर, इंडियन बाइसन, ये कल संडे के अखबार में आया था, पेज नंबर 10 पे। इट इज़ द लार्जेस्ट बोवाइन, गोवा और बिहार का स्टेट एनिमल है। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, फिर भी 85% गौर इंडिया में ही पाए जाते हैं। श्रीलंका से ये 17th सेंचुरी में एक्सटिंक्ट हो गया था। ये WPA 1972 के शेड्यूल 1 में है एंड IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। हिंदू, पेज 11, LVM-3। देखो, बेसिकली पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसरो PSLV यूज़ करता है और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो GSLV का यूज़ करता है। लेकिन जब GSLV Mark 3, जो कि सबसे एडवांस्ड GSLV है, जब इसका इस्तेमाल जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए नहीं बल्कि किसी और ऑर्बिट जैसे लो अर्थ ऑर्बिट या पोलर ऑर्बिट के लिए यूज़ किया जाए, तब हम इसको GSLV नाम बोल के बोलते हैं LVM, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इस PDF के पेज 28 पे है एंड PSLV और GSLV में डिफरेंस इस PDF के पेज 57 पे है। एडिटोरियल, गवर्नमेंट स्कीम्स गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो 2008 से 12 वाला ग्लोबल फूड क्राइसिस हो या रिसेंट पैंडमिक। लोगों तक खाना पहुँचे, वो भी बहुत ही सस्ते दाम में, ये इंश्योर करती हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। आज हमारी प्रोडक्शन तो अच्छी खासी है खाने की, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रोडक्शन कम हो सकती है। अगर हम खाना प्रोड्यूस कर भी लें तब भी ज़रूरी नहीं कि लोगों तक खाना पहुंच जाए। जैसे पैंडेमिक के दौरान या यूक्रेन में वॉर चल रहा है, वहाँ पे लोगों तक खाना पहुंचाना, या गरीबी के कारण कई लोग फूड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या लोग नौकरी तो कर रहे हैं, कमा तो रहे हैं पैसे, लेकिन फिर भी फूड इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया कि उन्हें थोड़ी कम अपनी खुराक करनी पड़ रही है। ये सब डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 20 करोड़ लोगों को इमरजेंसी फूड असिस्टेंस की ज़रूरत है। व्हाट कैन बी डन? क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाओ, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी फूड प्रोडक्शन कम नहीं होनी चाहिए। सॉइल को कंजर्व करो, वाटर का जुडिशियल यूज़ करो। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं, जिससे वाटर सप्लाई कम हो सकता है। तो अभी से उस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। गेहूं चावल पे अपनी डिपेंडेंस कम करो, मिलेट्स का कंजम्पशन बढ़ाओ, लोगों में ये जागरूकता फैलाओ। सरकार अनाज बेचती तो है लेकिन लोगों तक पहुंचता नहीं है क्योंकि बीच में लीकेजेस हो जाती हैं। तो सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है लेबलिंग एंड ट्रेसेबिलिटी के थ्रू, कि जो सरकार भेज रही है लोगों तक उसी क्वालिटी का उतनी ही क्वांटिटी में चीज़ें मिलनी चाहिए। एंड लोगों को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करो
ताकि वो हमेशा खाने को अफोर्ड कर सकें। इस एडिटोरियल में मिलेट्स के बारे में दिया है। मिलेट्स के ऊपर क्लाइमेट का बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कम पानी, फर्टिलाइज़र या कम इंसेक्टिसाइड में भी मिलेट्स बढ़िया से उगते हैं। मिलेट्स की जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी फाइब्रस होती हैं, यानी कि ब्रांच्ड होती हैं, जिसकी वजह से वो सॉइल को बांधे रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन बहुत ही कम हो जाता है। अगर अचानक से सूखा पड़ जाए और बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी मिलेट्स की फसल एक साथ ख़राब नहीं होती है। मिलेट्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी काफ़ी होती है, यानी कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर वैरायटी के मिलेट्स किसी वजह से, चाहे क्लाइमेट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से सारे ख़त्म भी हो जाएं, तो भी बहुत सारी वैरायटीज़ के मिलेट्स तब भी हमें मिलते रहेंगे। इंडिया मिलेट्स का ग्लोबल लीडर है। 40% मिलेट्स इंडिया में उगते हैं। इंडिया के कहने पे यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार सब मिशन ऑन मिलेट्स भी चला रही है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्री डेवलपमेंट ने मध्य प्रदेश में प्रोग्राम चलाया, तेजस्विनी प्रोग्राम, जिसमें मिलेट्स पे फोकस था। ये पाया गया कि मिलेट्स के उगाने की वजह से वहाँ पे फार्मर्स की इनकम 10 गुना हो गई। इस लिंक पे क्लिक करके आप मिलेट्स के बारे में और सुन सकते हो। दूसरा एडिटोरियल, बैंक्स की वजह से ही इकॉनमी चलती है। लोग अपनी सेविंग्स बैंक में डालते हैं, बैंक उस सेविंग्स को लोन में कन्वर्ट करके आगे बेच देती हैं, यानी कि जो पैसा आपने बैंक को दिया है, बैंक आगे वो पैसा कंपनीज को लोन पे दे देता है। कंपनीज उस लोन के पैसे से फैक्ट्री बनाती हैं, फैक्ट्री में हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। जब हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो हम और पैसा कमाते हैं, और पैसे बैंक में डालते हैं, वो पैसा फिर से लोन में कन्वर्ट होता है। इस तरह से इकोनॉमी का पहिया चलता रहता है। इसलिए अगर बैंक्स नहीं होंगे तो हमारी सेविंग्स लोन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी एंड इकोनॉमी काम नहीं कर पाएगी। लेकिन कई बार बैंक्स फेल हो जाते हैं, कई बार फाइनेंशियल रिस्क की वजह से, कई बार मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से। फाइनेंशियल रिस्क कैसा? बैंक्स के ऊपर बहुत सारा रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल, आपने जो पैसा डाला बैंक में आप कभी भी निकाल सकते हो, यानी कि शॉर्ट टर्म मनी होता है। लेकिन जो आगे बैंक ने पैसा दे दिया है लोन पे, वो तो लॉन्ग टर्म है। आपने आज अगर 1 लाख रुपए डाले हैं तो आप जब मर्जी निकाल सकते हो। लेकिन अगर बैंक ने 1 लाख रुपए का लोन किसी को दे दिया तो बैंक अचानक से तो मंगा नहीं सकता ना, वो बंदा तो आराम से 3-4 साल लेगा लोन चुकाने में। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क बैंक्स के ऊपर होते हैं। दूसरा रिस्क होता है सेंटिमेंट्स का। अगर मार्केट में सेंटिमेंट्स या र्यूमर ऐसा फैल जाए कि ये बैंक फेल होने वाला है, तो बहुत सारे लोग बैंक पहुंच जाएंगे अपना पैसा निकालने के लिए। क्या बैंक सभी लोगों को पैसा वापस कर पाएगा एक साथ? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने तो पैसा आगे दे रखा है लोन पे, इसलिए सब लोगों को उसको पैसा दे नहीं पाएगा वो, इसलिए बैंक फेल हो सकता है। बैंक रन से बचने का बेस्ट तरीका होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस। बैंक रन एग्जैक्टली क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है, इनकी डिटेल्स क्या हैं, वो इस पीडीएफ के पेज नंबर 11 पे दी हुई है। रिसेंटली जो नोबेल प्राइज़ मिला उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जनरली ऐसा माना जाता है कि 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन चला था 10 साल का, उस दौरान जो 7000 बैंक्स फेल हो गए थे यूएस में, उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे यूएस की इकोनॉमी बहुत बेकार थी। इकोनॉमी बेकार थी इसलिए बैंक्स फेल हो गए। लेकिन बेन बर्नानके ने बताया कि एक्चुअली बैंक्स की खस्ता हालत की वजह से ये क्राइसिस काफ़ी लंबा चला। उस समय शुरू में कई बैंक रन्स हुए थे। अगर 1929 और 30 में बैंक रन्स नहीं होते तो वो क्राइसिस 10 साल लंबा नहीं चलता। आखिरी एडिटोरियल पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में है। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ इंटरनल इलेक्शन क्यों नहीं करवाती हैं? इलेक्शन करवाएगा कौन? देश में इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन है, जो कि एक पावरफुल और इम्पार्शियल बॉडी है। लेकिन पार्टीज़ में इलेक्शन करवाने के लिए ऐसी कोई भी पावरफुल एंड इम्पार्शियल बॉडी नहीं है। दूसरी बात, जब इलेक्शन हो भी रहे होंगे तो उसमें वोट कौन डालेगा? क्या पार्टी के सभी मेंबर्स तो करोड़ों में होते हैं। कुछ ऐसी फेमस पार्टीज़ हैं जिनके लिटरली 10 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो सब लोग वोट डालेंगे फिर, या सिर्फ कुछ ऑफिस बेयरर्स वोट डालेंगे? एंड मान लो जो वोट पड़ रहे हैं
तो दूसरी पार्टी उसमें फ़ायदा उठा सकती है। मान लो यहाँ पे है पार्टी ए, यहाँ पे है पार्टी बी। देखा यह गया है कि पार्टी ए के पास बहुत सारे पैसे हैं, जिसकी वजह से वो पार्टी बी के एमपी एमएलए को खरीद लेती है और अपनी पार्टी में इंक्लूड कर लेती है। अब मान लो पार्टी बी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि पार्टी ए यहाँ पे कुछ लोगों को पैसे देगी कि तुम इसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को जिताओ अपनी पार्टी में, क्योंकि वो बंदा फिर मेरी बात सुनेगा। तो धीरे धीरे एक पार्टी सभी पार्टीज़ में अपने नुमाइंदे बिठा देगी और सभी पार्टीज़ को वो कंट्रोल करेगी, यानी कि एक्सटर्नल मैनिपुलेशन। तीसरी बात, जब कैंपेनिंग होगी तो दूसरे को भला बुरा कहा जाएगा, उसकी वजह से इंटरनल डिविजन्स क्रिएट होंगे। इंटरनल डिविजन्स क्रिएट होंगे तो वो पार्टी कमज़ोर पड़ जाएगी। एक तो वो मजबूत होकर दूसरी पार्टी से लड़ नहीं पाएगी, एंड एक्सट्रीम केस में पार्टी में स्प्लिट भी हो सकता है। लास्ट रीज़न, हर पार्टी में कोई ना कोई एकदम बाहुबली नेता होता है, एकदम जिसको परसेप्शन होता है कि बस यही बंदा पार्टी है, मतलब बिल्कुल ही एक्सट्रीम, एकदम सब लोग हो जाते हैं कि भाई यही बंदा सब कुछ है, ही इज़ एवरीथिंग। अगर वो बंदा इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसी ने जीतना है, तो फिर इलेक्शंस करवाना एकदम मीनिंगलेस हो जाता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाता है। मुकाबला तो तब होगा अगर ऐसे बड़े नेता इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें ही ना, तो फिर छोटे छोटे नेता आएंगे, आपस में फेयर कंपटीशन होगा। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी हमने क्लास 55 में पेज 8 पे पढ़ा था। आई होप आपने आज भी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करी होगी। रोज़ प्रैक्टिस करो, चाहे किसी को भी अपना आंसर मत दिखाओ, चाहे उस पन्ने को फाड़ के फेंक दो, लेकिन लिखो ज़रूर, पेन ज़रूर उठाओ, थोड़ा सा लिखने की कोशिश ज़रूर करो।